चलो देखो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर भी देखने को मिलेगा। तो अपन पहले इसको बनाते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा। देखो, द बैलेंस शीट ऑफ एच एंड के कंपनी आर गिवन बिलो। द बैलेंस शीट ऑफ एच एंड के कंपनी आर गिवन बिलो। एच तथा के कंपनी के चिट्ठे निम्नांकित हैं। ये एच कंपनी की बैलेंस शीट, ये के कंपनी की बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। इसके अंदर दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल एच कंपनी का 50,000, के कंपनी का 1,00,000। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 25,000 और इसका है 10,000। रिजर्व फंड में है, रिजर्व फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिजर्व फंड है 5,000 और 2,500। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर सरप्लस है 15,000 और 25,000। ट्रेड पेबल्स है करंट लायबिलिटी के अंदर 20,000 और 5,000। ये हो गया अपना लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट इन के कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडरी में 9,000 साधारण अंश लिखा है, मतलब इक्विटी शेयर 9,000 इक्विटी शेयर है 95,000 के। 750 अधिमान अंश, 750 अधिमान अंश का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर। 750 प्रेफरेंस शेयर है इनके पास। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी है 8,000। विविध संपत्तियां सन्ड्री एसेट्स 12,000 और इसकी है 1,42,500। आगे क्या लिखा है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द रिजर्व ऑफ के कंपनी वर नील एंड देयर वॉज अ डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ ₹10,000। क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस जो था ना, रिजर्व वो नील था, ठीक है। और डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। तो अपने को लॉस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया है मतलब ये लॉस है। फिर क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्रय करने की तिथि पर के कंपनी के सामान्य कोष नहीं थे। सामान्य कोष मतलब जनरल रिजर्व नहीं था। तथा लाभ हानि विवरण में 10,000 का नाम शेष था। हिंदी में नाम मतलब डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में और बाकी के क्वेश्चन में क्या फर्क है, इस क्वेश्चन में ये फर्क है कि इस क्वेश्चन में हमको प्रेफरेंस शेयर भी दे दिया है। प्रेफरेंस शेयर भी दे दिया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी को एक्वायर करती है, तो जब 100% एक्वायर नहीं करती है, तो उस केस में जितना पोर्शन एक्वायर नहीं किया जाता है, उस केस में जो अनएक्वायर्ड पोर्शन होता है उसको अपन माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज लेके चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, एक चीज क्लियर नहीं कि शेयर 1 रुपए का था कि 10 का था, तो अपन एज्यूम कर रहे हैं 10 रुपए का था, ठीक है। तो इक्विटी शेयर के क्वांटिटी देखोगे, 1,00,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 10,000 शेयर आता है। और प्रेफरेंस शेयर की क्वांटिटी देखोगे तो ये आएगा 1,000 शेयर। और कंपनी ने एक्वायर कितना किया है, 9,000 इक्विटी शेयर और 750 प्रेफरेंस शेयर। मतलब अगर मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए अगर मैं अलग अलग देखूं, परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी और परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी, इक्विटी और प्रेफरेंस का दोनों का अलग अलग आएगा। इक्विटी का और प्रेफरेंस का अलग अलग आएगा। देखो, इक्विटी शेयर टोटल थे 10,000। कंपनी ने टेक ओवर कितना किया, 9,000। तो इसका परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी आएगा 90%, इंटू 100 कर लो, ये आएगा 90%। तो इसका माइनॉरिटी का परसेंट कितना हो जाएगा, 10%। और प्रेफरेंस शेयर के लिए 750 अपॉन 1,000 इंटू 100, मतलब आएगा ये कितना परसेंट, 75%। और इसका आएगा कितना, 25%। तो ये मैंने कुछ परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए। जब भी क्वेश्चन में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अलग अलग होगा, उस केस में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का परसेंटेज अलग अलग लेना है। किसके लिए, इक्विटी के लिए अलग और प्रेफरेंस के लिए अलग। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 तो हमारा हो ही चुका है, जिसमें अपन चेक करते हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट है कि नहीं है।
तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट था तो अपन ने माइनॉरिटी का परसेंटेज और मेजॉरिटी का परसेंटेज अपन ने निकाल लिया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्योंकि है इस क्वेश्चन में, तो अपन यहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए अपने को जो माइनॉरिटी वाला जो चीज है, माइनॉरिटी वाला पोर्शन है, वही सारी चीजें लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले लेंगे शेयर कैपिटल, यहां पर दो अलग अलग है तो यहां पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ, कौन सी कंपनी है, के कंपनी है, सब्सिडरी ऑफ के कंपनी, इनटू परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ के कंपनी इनटू परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी। तो कितना है इसका, इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख का, इनटू परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी इक्विटी वाला लेंगे तो यहां कितना आएगा 10%, तो यहां पर आ जाएगा 10,000 प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ के कंपनी इनटू परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी। अब यहां पर जो परसेंटेज लेंगे माइनॉरिटी का वो लेंगे हम प्रिफरेंस वाला। तो इसका कैपिटल कितने का था, 10,000 का था, तो 10,000 इंटू 25%, तो ये आ जाएगा 2500। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो होता है उसका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पर भी अधिकार होता है। मतलब उसके माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें अपन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी लेते हैं और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी लेते हैं, दोनों लेते हैं। अब यहां पर दिखाने के लिए यहां पर कैलकुलेशन में आप प्री और पोस्ट को अलग अलग भी लिखा सकते हो। जैसे कि मैंने अपने क्लासेस में जब मैं फर्स्ट टाइम जब पढ़ाया था इस चैप्टर को तो प्री और पोस्ट को अलग अलग लिखवाता था, ठीक है। और जब मैं सेकेंड टाइम पढ़ाया तो मैंने टोटल प्रॉफिट को, टोटल रिजर्व सरप्लस को एक साथ करवा दिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो आपकी मर्जी, आप उसको अलग अलग भी दिखा सकते हो और एक साथ भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक साथ दिखाना ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, जो रिजर्व एंड सरप्लस है सब्सिडरी कंपनी का, उसका अपन यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाएंगे माइनॉरिटी वाला। अब माइनॉरिटी अपन अब रिजर्व सरप्लस का लेंगे ना, तो यहां पर अपने को इक्विटी का परसेंटेज उठाना है, माइनॉरिटी का, प्रेफरेंस का मत लेना, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ के कंपनी इनटू परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी। अब रिजर्व एंड सरप्लस कितना है देख लो, इसका है अपने पास 2500 और इसका कितना है 25,000। तो 2500 प्लस 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, इक्विटी का लेना है, इक्विटी का, यहाँ पे लिख देता हूं, इक्विटी का माइनॉरिटी लेना है। तो ये आएगा 2500, तो ये देखने से ही पता चल रहा है 2750 आएगा। ये ऐड कर दो। अब ये ऐड करने के बाद अपने को कितना मिल जाएगा, जो आएगा उसको अपन बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 10,000 प्लस 2500 प्लस 2750, ये आता है 15,250। ये 15,250 जो आया ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहां पर ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है इसको आप अलग अलग प्री और पोस्ट करके भी दिखा सकते हो, वो भी सही है, और आप एक साथ भी लिख के दिखा सकते हो, क्योंकि फिर प्री पोस्ट करने बैठोगे ना तो फिर वहां पे क्वेश्चन में अपने को लॉस दिया है तो आप कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। तो ज्यादा बेटर है कि एक बार करके दिखा दो टोटल जो रिजर्व सरप्लस है, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में पोस्ट भी लेते हैं प्री भी लेते हैं, तो अलग अलग दिखाने से अच्छा एक ही साथ दिखा दो। इतनी बात क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 3 में आ जाओ।
कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल भी आ जाता है और कैपिटल रिजर्व भी आ जाता है। अगर आपकी फाइनल अमाउंट जो होगी वो पॉजिटिव होगी तो अपन उसको क्या मानते हैं, गुडविल, और निगेटिव अगर आएगी तो अपन उसको क्या मानेंगे, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या लेते हैं, यहां पर देखते जाओ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बाय, होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है यहां पर, एच कंपनी। इन्वेस्टमेंट बाय एच कंपनी इन द शेयर्स ऑफ के कंपनी। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एच कंपनी ने के कंपनी में। एक तो इक्विटी शेयर्स का और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स का। ये आपको मिलेगा बैलेंस शीट, सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएगा आपको इन एसेट साइड में। तो ये है 95,000 और दूसरा है 8,000। ले लो यहाँ पर 95,000, दूसरा आएगा 8,000। ठीक है, लेस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंटू परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी, परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंटू परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी। इक्विटी शेयर किसका लेना है, ऑफ सब्सिडरी कंपनी का लेना है, मतलब के कंपनी का लेना है। तो कितना है फेस वैल्यू इसका, 1 लाख है, तो 1 लाख का कितना परसेंट करेंगे, 90% करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 90,000, ये माइनस में जाएगा। फिर उसके बाद देंगे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ के कंपनी इंटू परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी। तो ये था 10,000 इंटू 90, नहीं यहाँ पर 90% नहीं करना है, प्रेफरेंस शेयर का कितना था, 75% था, तो 75% करेंगे, तो ये आएगा कितना, 7,500। अब आप अगर देखोगे ध्यान से, जो शेयर कैपिटल थी ना सब्सिडियरी कंपनी की, उसके दो टुकड़े हो गए। तो जो माइनॉरिटी वाला पोर्शन था वो लेके बैठ गया कौन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और जो मेजॉरिटी वाला था वो चला गया कहां पर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो मतलब शेयर कैपिटल पूरा बट गया, है ना। रिजर्व वाले भी अपन बोलेंगे तो प्री और पोस्ट देखते हैं, तो माइनॉरिटी वाले में पूरा पूरा कहां कौन सा चला जाता है, प्री और पोस्ट का माइनॉरिटी वाला पोर्शन चला जाता है। अब और माइनस करेंगे अपन यहाँ पर लेस। जब अपन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सिर्फ अपने को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लेना पड़ता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में अपने को सिर्फ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही लेना रहता है। अब क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहां पर सब गलती करेंगे, तो ध्यान से समझो। रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, डेट ऑफ बैलेंस शीट नहीं दी है क्वेश्चन में, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है अपने को, रिजर्व फंड 2500, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है 25,000। तो मैं एक डायग्राम बना के इसको समझाने की कोशिश करता हूं, देखो इधर। क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है, तो मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि 1 तारीख को स्टार्टिंग डेट पर ही कंपनी ने एक्वायर किया होगा। तो ये है बैलेंस शीट डेट जो भी होगी, और ये फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग की डेट। तो क्वेश्चन में 2 टाइप के रिजर्व देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन में कितने टाइप के रिजर्व देखने को मिलेंगे, 2। एक तो था रिजर्व और दूसरा एसओपीएल। एक तो था रिजर्व और दूसरा है क्या, एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जिसको आगे में सरप्लस भी बोला जाता है, सरप्लस। क्वेश्चन में लिखा है, बैलेंस शीट को देखो, बैलेंस शीट में लिखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व फंड है 2500 और सरप्लस कितना है 25,000, लिख लो। सब्सिडरी का बस देख रहे हैं ना अपन, ये कितना है 2500 और ये कितना है 25,000।
2500 और 25,000। और क्वेश्चन की लास्ट लाइन को जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ोगे बैलेंस शीट के आगे, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन की डेट पर रिजर्व था नील। रिजर्व कितना था बोलता है? नील। और सरप्लस कितना था बोलता है? सरप्लस जो था 10,000 का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस था, तो लॉस को हम दिखाते हैं निगेटिव में। ये पोजीशन थी रिजर्व और सरप्लस की। तो ये नील था, बाद में 2500 हो गया। ये नील से 2500 हो गया, मतलब पूरा पूरा ये जो है ना, पूरा पूरा भाई जो है ना, ये पोस्ट है। तो यहां पर मैं प्री और पोस्ट का बना देता हूं एक बार। प्री, पोस्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां पर जो रिजर्व है ना, प्री कुछ भी नहीं था, पूरा पूरा जो है वो क्या है? पोस्ट है। और सरप्लस जो है प्री में एक्विजिशन की डेट पर माइनस 10,000, मतलब डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। तो ये 10,000 का अपने पास लॉस, 10,000 का लॉस था। और बैलेंस शीट की डेट में सरप्लस दिखता है कितना? 25,000। तो पोस्ट कितना होगा? पोस्ट कितना होगा समझो। मान लो ये जमीन है, जमीन मतलब सतह। आप सतह से 500 मीटर नीचे खड़े हो, यहां पर आप खड़े हो 500 मीटर नीचे, और सतह के ऊपर एक पहाड़ है, वहां पर आपको जाना है 1,000 मीटर। मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसा लिख रहा हूं। तो आपको, मैं बोल सकता हूं कि आप जमीन से 500 मीटर अंदर हो, मतलब आप -500 में हो, और आपको 1,000 प्लस में जाना है, तो आपको इधर आना है। मेरा बोलने का मतलब है कि आपको यहां से लेकर यहां की दूरी ट्रेवल करनी है। तो आपको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा भाई, पहले तो -500 से जब सतह में आओगे तो आप यहां पर क्या हो जाओगे? +500 हो जाओगे। फिर यहां पर से फिर आप और ऊपर जाओगे तो आपको 1,000 और ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब आप यहां आके पहुंचोगे। मतलब आप -500 से +1,000 में जाने के लिए आपने 1500 का ट्रेवल किया होगा। मतलब -500 से +1,000 में आना है तो आपको 1500 प्लस करना पड़ेगा। तो वैसे ही, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे ही आपको जिस दिन आपको होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया, उस दिन लॉस था 10,000 का। और बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट में 25,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। प्लस में मतलब प्रॉफिट है। तो 35,000 कमाई होगी कंपनी, तभी वो 10,000 का भरपाई हुआ होगा, और 25,000 का लॉस दिख रहा है। तो अपने को इस तरीके से समझना है। तो यहां पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो होगा, सरप्लस जो होगा, वो 35,000 का होगा भाई। अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो सवाल नहीं बनेगा आपसे। तो ये हो गया प्री और पोस्ट, ये हो गया प्री और पोस्ट। तो प्री प्रॉफिट कितना है अपने पास? 10,000 का लॉस है, और ये कितना है? 37,500 का है। अब हम क्या करेंगे, अभी तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट कर रहे थे, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम कौन सा वाला प्रॉफिट लेते हैं? प्री वाला लेते हैं। तो लिखो प्री वाला यहां पर, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, या प्रॉफिट नहीं है अपने पास, क्या है? लॉस है, इनटू परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी ही लिया जाता है। तो यहां पर प्री एक्विजिशन लॉस है अपने पास, और परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी है, परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी है। तो कितना है प्री एक्विजिशन लॉस? 10,000 का, इंटू मेजॉरिटी का परसेंटेज लोगे तो हमेशा किसका लेना है? यहाँ पे इक्विटी का लेना है, प्रेफरेंस का नहीं लेना। तो ये आएगा कितना? 90%। तो ये आएगा भाई कितना? 9,000। 9,000 माइनस। अब ध्यान से समझना एक चीज, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे नहीं तो। क्या होता है, ये हमने यहाँ पर प्लस में लिया, ये हमारा क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, लॉस को हम माइनस करते, सॉरी प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट को माइनस करते तो हमारे पास यहाँ पर लॉस है, लॉस। तो लॉस यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट रहता तो माइनस करते, लॉस है इसलिए अपन इसको क्या कर देंगे? प्लस। अभी आप इसकी कैलकुलेशन कर लो।
95,000 प्लस 8,000, ये हो जाएगा 1,03,000 माइनस 90,000 माइनस 7,500 माइनस प्लस 9,000, तो इसका टोटल मारोगे तो आपको 14,500 मिल जाएगा। एक मिनट कैलकुलेशन वापस से चेक कर लेते हैं। 95,000 प्लस 8,000 माइनस 90,000 माइनस 7,500 प्लस 9,000, तो ये आ गया अपना 14,500 रुपये। एक मिनट, तो 14,500 रुपये जो आया अपना, वो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब ये अमाउंट प्लस में आई कि माइनस में आई, प्लस में आई, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, गुडविल। स्टेप नंबर 3 के बाद आप सीधा क्या बनाना चालू कर देना, बैलेंस शीट बनाना चालू कर देना। तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। मैंने बताया था बैलेंस शीट बनाते समय आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, फॉर्मेट याद नहीं आ रहा है तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एज इट इज छाप दो, उसके बाद अमाउंट को जोड़ जोड़ के लिख दो। कुछ कुछ चीजें नहीं लेनी पड़ती है, वो सब मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में आप लोगों को बताया हुआ है। चलो बनाते। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सबसे पहले लेते इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। अब क्योंकि समय की थोड़ी कमी है और मेरे को बताना है तो आप लोग प्रेजेंटेशन का प्रॉपर ध्यान रखना, और मैं बैलेंस शीट को भी शॉर्ट में बना दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लूंगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल केवल और केवल अपन किसका लेते हैं, होल्डिंग कंपनी का। किसका लेते हैं, केवल होल्डिंग कंपनी का। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल के अंदर अपने पास दो है, इक्विटी शेयर है और दूसरा प्रीफरेंस शेयर है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं आंसर लाके शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी आप लोग जब पेपर में बनाओगे तो पूरा डिटेल में बनाओगे। 50,000 और 25,000, 25,000 है ना, हाँ 50,000 और 25,000, ये हो गया। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस मैं जैसे कि हमेशा से बताता हूं, इसको आप अभी लिख कर छोड़ दो, लिख कर छोड़ दो, अपन बाद में इसको लास्ट में देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस होने के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है, ट्रेड पेबल है 20,000 और 5,000, तो दोनों ऐड करके लिख दो। तो ये होल्डिंग प्लस सब्सिडरी दोनों का आता है, तो 25,000 आ जाएगा, इसका टोटल लगा देंगे। उसके बाद एसेट्स, एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है, एसेट्स में हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन के कंपनी है। होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करती है उसको अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लेते, तो यहाँ पर अपन लेंगे सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट है 12,000 प्लस 1,42,500, तो ये आएगा 1,54,500 रुपए। सन्ड्री एसेट्स होल्डिंग प्लस सब्सिडरी दोनों का लेंगे, ये आएगा 1,54,500 रुपए। उसके बाद अब अपन ने गुडविल कैलकुलेट किया था, गुडविल। तो गुडविल कितना कैलकुलेट किए थे अपन, गुडविल कैलकुलेट किए थे अपन 14,500 रुपए, 14,500 रुपए। और एक चीज अपने से यहाँ पर छूट रही है, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद अपन ने माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया था, तो वो भी अपने को लेना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपन ने कितना कैलकुलेट किया था, 15,250, तो ये ले लो 15,250। अब आप समझना ध्यान से, अगर आपको इसके आगे मैंने एक चीज छोड़वा के रखी हुई है भी, रिजर्व एंड सरप्लस, अगर ये समझ में नहीं आया इसके आगे क्या करना है, इतना तो आप आसानी से कर ही लोगे। तो आप क्या करना, पहले एसेट साइड का टोटल लगा लो, 1,54,500 प्लस 14,500, तो इसका टोटल आ जाएगा इधर का, इसका इधर का टोटल आ जाएगा 1,69,000, इसका टोटल आ जाएगा 1,69,000। अब बिना दिमाग लगाए आप इसका भी टोटल यहाँ का कितना लिख दो, 1,69,000, और रिजर्व एंड सरप्लस में डिफरेंस का अमाउंट डाल देना। कितना आएगा वो अभी मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि वो कैसे आएगा।
पहले तो आप इधर कर दो 169 माइनस 50,000 माइनस 25,000 माइनस 15,250 माइनस 25,000, ये आएगा 53750 आएगा भाई, 53750 इतना आएगा। अब ये कैसे आएगा इसको अपन क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। देखो मैं शॉर्टकट बताया कि ये ऐसे आएगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी आपको। देखो अपन क्या करते हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी, मतलब यहाँ पर सब्सिडरी का नाम के है, तो यहाँ पर दोनों का अपन क्या लेते हैं, टोटल कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं उसको। तो पहले अपन क्या करते हैं, रिजर्व की बात करते हैं। होल्डिंग का रिजर्व कितना था बताओ, होल्डिंग का रिजर्व था, होल्डिंग का तो पूरा पूरा उठा के लिख लो, कितना कितना था, 5,000 और 15,000 रिजर्व था, और एसओपीएल था 5,000 और 15,000, ये लिख लिए अपन। इस क्वेश्चन में गुडविल आया था, कैपिटल रिजर्व नहीं था। इसके बाद जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, जो बच गया है प्रॉफिट, वो अपने को उठा के लिखना है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो अपन छोटी सी कैलकुलेशन किए थे, अगर आप देखोगे तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में अपने पास ये 2500 है, और ये कितना है 35,000, और टोटल कितना है इन दोनों का, इन दोनों का टोटल कितना है 37,500। तो ये अपने को पूरा नहीं लेना, ये तो अपने आप में 100% है ना। इसमें से अपन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी अलग अलग करते हैं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब अपन कैलकुलेट कर रहे थे ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब अपन कैलकुलेट कर रहे थे, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अपन यहाँ पर पोर्शन उठा के माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डाल चुके है ना। तो अब अपने को इसमें से मेजॉरिटी का परसेंटेज निकालना है। तो 37,500 का इकट्ठा भी कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग करके भी दिखा सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2500 का, यहाँ पर जो परसेंटेज लगाओगे इक्विटी वाला लगाओगे, ये आएगा 90%, 2500 इंटू 90%, ये आएगा 2250, और दूसरा वाला था 35,000, 35,000 इंटू 90%, ये आएगा 31500। टोटल लगा दो 5,000 प्लस 2250, ये आएगा 7250, 15,000 प्लस 31,500, ये आएगा 46,500, दोनों का टोटल लगा लो, प्लस 7250, 53750। ये देखो अपना क्रॉस चेक भी हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस तरीके से भाई ये क्वेश्चन बनेगा, इस तरीके से इजी है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि बनाना कैसे, स्टेप बाय स्टेप आपको हर कदम हर स्टेप फूक फूक के रखना है। एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हम डाउट रहता है कि सर स्टेप मार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो भाई, स्टेप मार्किंग का ये फंडा है, अगर आपने शुरू में गलती करके बैठ गए शुरू में, तो उस गलती का तो प्रभाव पूरे क्वेश्चन में पड़ गया। तो चेक करने वाला कहाँ कहाँ आपकी गलती को सुधार सुधार के आंसर चेक करेगा कि अगर ये होता तो क्या होता। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही गलती अगर कर दी है तो स्टेप मार्किंग मिलने का चांस बहुत कम हो जाता है। आपने 95% 99% क्वेश्चन सही बनाया, लास्ट के स्टेज में जाके छोटी मोटी गलती कर दी है, तो उस केस में आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा पेपर में, नहीं तो नहीं बनेगा। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। एक बार पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लिए इस क्वेश्चन को। एच और एस लिमिटेड का 31 मार्च 2021 को निम्नांकित चिट्ठा था। द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 वर एज अंडर। पर्टिकुलर्स एच लिमिटेड एस लिमिटेड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल है शेयर ऑफ 100 ईच 2,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है 30,000 का और 10,000 का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है अपने पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा है बैलेंस शीट ऑन, मतलब बैलेंस ऑन, सॉरी बैलेंस ऑन 1/4/2020, इतना है। मतलब ये जो प्रॉफिट लॉस का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस है, वो यहाँ पर उसकी डेट दे दिया। बैलेंस शीट कौन सी डेट की, 31 मार्च 2021 की है, और ये हमको बैलेंस जो दिया है कब का दिया है, 2021 का 1 तारीख का दिया हुआ है। इससे अपने को ये समझना है कि ये जो है ना, ये पूरा प्री होगा। क्वेश्चन में अगर 1 तारीख का दिया हुआ है बैलेंस मतलब, और 31 तारीख की बैलेंस शीट है मार्च की,
मतलब ये जो बैलेंस है पूरा क्या है, प्री वाला है। ट्रेड पेबल है 65,000 और 30,000। एसेट्स, नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, इसके अंदर लैंड और बिल्डिंग है मेरे पास 60,000 की, इसकी कुछ नहीं थी। प्लांट मशीनरी इसकी 2 लाख, इसकी कुछ नहीं थी। 300 शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट 65,000। देखो 50,000 डिवाइड बाय 100 करो तो कितना आएगा, 500 आएगा। और कंपनी ने कितने शेयर खरीदे हैं, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 300 शेयर खरीदे हैं, तो 300 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, तो यहाँ पर 60% शेयर एक्वायर किए होल्डिंग ने सब्सिडरी में, मतलब 40% जो होगा माइनॉरिटी होगा और 60% जो है वो मेजॉरिटी है। आगे इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री है 40,000, 85,000। ट्रेड रिसीवेबल 10,000 और 40,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 10,000 और 10,000। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे शेयर्स वर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 को एच लिमिटेड ने शेयर एक्वायर किए थे। ट्रेड रिसीवेबल हेल्ड बाय एस लिमिटेड आर एक्सेप्टेड बाय एच लिमिटेड, included in the trade receivable of S Limited rupees 6,000 owing by H Limited in respect of goods supplied। S Limited के पास आओ, S Limited का ट्रेड रिसीवेबल कहां है, S Limited का ट्रेड रिसीवेबल ये 40,000। इस ट्रेड रिसीवेबल में 6,000 रुपए ऐसा इंक्लूड है जो S Limited को H Limited से लेना था। उसने पास्ट में कोई उसको गुड्स सप्लाई किया होगा, माल बेचा होगा उसको उधारी में, तो इसलिए एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो ट्रेड रिसीवेबल है ना 40,000 का, उसमें 6,000 ऐसा इंक्लूड है जो एच लिमिटेड से उसको लेना था और वो एक्सेप्ट भी एच लिमिटेड ने कर लिया। मतलब इसका जो बात लिखी नहीं उसको भी पढ़ना है कि ट्रेड पेबल है ना जो एच लिमिटेड का, उसमें भी 6,000 रुपए इंक्लूड होगा। भाई अगर कोई किसी का डेटर है तो वही बंदा सामने वाले के लिए क्रेडिटर होगा, है ना। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या, डेटर, पेबल मतलब क्रेडिटर। तो इसके में 6,000 इंक्लूड है, तो इसके में भी क्या होगा, 6,000 इंक्लूड होगा। इस टाइप के ट्रांजेक्शन को बोला जाता है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को अपन क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब जब अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें 6,000 माइनस कर देंगे और इसमें भी 6,000 माइनस करके लिखेंगे। उसका इफेक्ट एसेट साइड से और लायबिलिटी साइड से दोनों से खत्म कर देंगे। आगे पढ़ो। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड इज फॉर द प्री एक्विजिशन पीरियड। नहीं भी लिखा रहता तो ऊपर तो डेट दे ही दिया है, तो अपन मान ही लिए थे प्री एक्विजिशन है, और उसने लिख कर और क्लियर कर दिया कि भाई जो पूरा पूरा जो रिजर्व है वो क्या है, पूरा क्या है, प्री एक्विजिशन है। चलो बनाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 चेक करो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है कि नहीं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, कैसे, 300 शेयर खरीदा है और टोटल कितने शेयर थे, 500 इंटू 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी आ जाएगा। कितना परसेंट, 60%। तो परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी ये कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ये आएगा 40%। स्टेप नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो अपन क्या लेते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते समय, जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल ऑफ एस कंपनी कितने का था भाई, शेयर कैपिटल 50,000 का था, ठीक है। 50,000 इंटू परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी करना है, तो 50,000 इंटू 40%, ये आएगा अपना कितना, 20,000। और प्लस क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस कंपनी इंटू परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी, तो ये आएगा आपका कितना था, रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, इसका 10,000 था और इसका कितना था, 20 था। तो दोनों को अपन, सॉरी मैंने एक मतलब मेरे से पढ़ने में कुछ मिस्टेक हुई। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बैलेंस ऑन 1/4/2020 लिखा है ना, मतलब ये प्री वाला है ना। और प्रॉफिट फॉर 2021 लिखा है, मतलब ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। सॉरी मैंने पढ़ने में मिस्टेक करी। प्रॉफिट फॉर 2021 लिखा है, मतलब ये प्री वाला है, सॉरी ये पूरे साल भर का प्रॉफिट है और ये पहले वाला प्रॉफिट था, पहले वाला प्रॉफिट है ना। तो अपन जो प्री वाला है, प्री वाला ये प्री है, ये दोनों
है ना। और ये वाला जो है प्री और पोस्ट दोनों है इसमें, ये वाला जो है ये प्री है और ये जो है आपका जनरल रिजर्व लिखा है 10,000। ठीक है, बैलेंस ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिया 1 अप्रैल 2020 को, ये भी प्री होगा क्योंकि 1 तारीख की डेट पर है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखी है लास्ट लाइन में। और प्रॉफिट फॉर 2021 लिखा है ना 25,000 रुपए, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, तो इसका अपन प्री पोस्ट करेंगे। ये तो पूरा पूरा क्या है, प्री है। मैं अभी लिखकर इसकी वर्किंग बता दूंगा आप लोगों को। तो अपन जब क्या करते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे प्री पोस्ट सब ले लेते हैं, है ना, प्री पोस्ट सब ले लेते हैं। तो रिजर्व अपने पास क्या क्या था, एक तो जनरल रिजर्व था। जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है हमारा 10,000 इंटू 40% करो तो आएगा 4,000। जनरल रिजर्व का 40% आएगा 4,000। एसओपीएल, एसओपीएल टोटल कितना है हमारे पास, 20 और 25 45, तो 45,000 का अपन लेंगे 40%, 18,000। तो ये आ जाएगा आपका 20,000 प्लस 4,000 प्लस 18,000, ये आएगा 42,000, 42,000। ठीक है, ये जो टोटल आया इसको अपन बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले अपन लेते हैं इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है, 65,000 रुपए का, जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी में किया है वो ले लो। इसमें लेस करेंगे शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी इंटू परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी। तो सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, 50,000 इंटू परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी कितना है, 60%। तो यहां ले लो 30,000, ये माइनस होगा, लेस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी। देखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब समझो, पहले अपन तो यहाँ पे रिजर्व जो जनरल रिजर्व था कितना है, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व अपने पास 10,000 है। जनरल रिजर्व कितना है, 10,000 है, तो 10,000 का तो ये पूरा पूरा प्री है, इंटू 60% कर दो तो ये आएगा 6,000। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिख रहा है आपको 1 तारीख को, वो भी पूरा पूरा क्या प्री है, 20,000। एसओपीएल 20,000 का भी आप क्या कर लो, 60% ले लो, ये भी कितना आएगा, 20,000 का 60% 12,000। अब जो करेंट ईयर का प्रॉफिट था, कंपनी ने कब टेक ओवर किया था, चेक करो, कंपनी ने 1 अक्टूबर को टेक ओवर किया है। तो 1 अक्टूबर को टेक ओवर किया है, मतलब 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो प्री होगा और बाकी के 6 महीने का प्रॉफिट जो होगा पोस्ट होगा। और कितनी अमाउंट है इसकी, इसकी अमाउंट चेक कर लो, इसकी अमाउंट 25,000 है, तो 25,000 का आधा करेंगे 12,500 प्री होगा और 12,500 क्या होगा, पोस्ट होगा। सो पीएल करेंट ईयर का 25,000 इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 के बदले आप 6/12 भी लिख सकते हो, इंटू 60%। करो कितना आता है, 25,000 इंटू डिवाइड बाय 2 इंटू 60% इंटू 60%, ये आएगा 7,500। तो 6,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500, ये होगा 25,500। ये भी माइनस होगा। अब 65,000 माइनस 30,000 माइनस 25,500, 65,000 माइनस 30,000 माइनस 25,500, आएगा 9,500। 9,500 जो आया प्लस में आया तो इसको अपन बोलेंगे गुडविल।
9,500 जो है अपन इसको क्या बोलेंगे, गुडविल। अब अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एकदम शॉर्ट में बना रहा हूँ, आप लोग पेपर में जब बनाओगे तो डिटेल में बनाना। सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। सिर्फ लेते हैं अपन किसका, होल्डिंग का, तो 2 लाख रुपए लिख लो। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, इसको होल्ड कर दो, लास्ट में लेंगे। उसके बाद अपन यहां पर लेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी अपन कैलकुलेट किए थे, कितना आया था, 42,000 रुपए। उसके बाद लेंगे, क्वेश्चन में दिया है अपने को क्या, लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल लेंगे 65 + 30, और इंटर कंपनी वाला 6,000 माइनस कर देंगे। 65,000 + 30,000 माइनस 6,000, तो 65,000 + 30,000 माइनस 6,000, ये आएगा 89,000। अब एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में अपने पास क्या क्या है चेक करो। सबसे पहले है लैंड और बिल्डिंग 60,000 का, और प्लांट मशीनरी है 2 लाख का। दो लाख का। इसके बाद शेयर जो इन्वेस्टमेंट किए रहती है होल्डिंग कंपनी, वो अपन लेते नहीं है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने का है, 40 + 85, 1,20,000। 1,20,000 नहीं, 1,25,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 10,000 था प्लस 40,000 था, इसमें इंटर कंपनी वाला माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल 10,000 + 40,000 माइनस इंटर कंपनी का 6,000 माइनस करो, तो ये आएगा 50 - 6 44,000। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 था दोनों का, तो जोड़ के अपन 20 कर देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000। और गुडविल जो अपन ने कैलकुलेट करी थी, तो गुडविल कितना है अपने पास, 9,500। देखो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है बैलेंस शीट, तो ये रफ फॉर्मेट में बनाया है। आप लोग जब पेपर में बनाओगे तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से ही बैलेंस शीट बनाओगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन में कुछ बच्चे उलझे हुए हैं करके, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए रफ में बता रहा हूँ कि फिगर्स कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। जब आप प्रॉपर पेपर में एग्जाम में बनाओगे तो फॉर्मेट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसका टोटल लगा लेते हैं, 6,000, सॉरी लैंड बिल्डिंग 60 की थी, 60,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 44,000 प्लस 20,000 प्लस 9,500, यह आएगा 4,58,500। अब अपन रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट कर लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग का अपन अलग लेते हैं, सब्सिडरी का अलग लेते हैं। उसमें अपन देखेंगे प्री पोस्ट करके। तो यहाँ पे एसओपीएल, सॉरी पहले रिजर्व, जनरल रिजर्व, होल्डिंग का कितना है पहले लिख लो। होल्डिंग का अपने पास कितना, 30,000, ये था 40 और 50। एसओपीएल 1 तारीख वाला, और एसओपीएल 20-21 का, ये था 30,000, 40 और 50। 40 और 50, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स को देखना है। तो पोस्ट में तो भाई ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो जो बचा था 25,000 का जो प्रॉफिट था, 25,000 का जो प्रॉफिट था, और यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज ऑफ मेजोरिटी वाला लेना है अपने को। तो 25,000 इंटू 6/12 पोस्ट वाला इंटू 60%, 25,000 का आधा करोगे इंटू 60% करोगे, तो ये आएगा 7,500, 7,500 आएगा, ठीक है। टोटल मार लो, इसका आएगा 30,000, इसका आएगा 40,000, इसका टोटल हो जाएगा 57,500। तो अब लगाओ टोटल, 3 लाख, सॉरी 30,000 प्लस 40,000 प्लस 57,500, जाता है 127,500, 1,27,500। अब यहाँ पर लिख देना रिजर्व सरप्लस में 1,27,500। अब इसका टोटल लगा दो, 2 लाख प्लस 1,27,500 प्लस 42,000 प्लस 89,000,
ये आ जाएगा 458,500, 458,500। ये इस तरीके से आपका सवाल बनेगा। थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा जरूर, लेकिन इजी वे में मैंने बताया है। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो और इसका सॉल्यूशन मेरे से ले सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है।